अब अगर यूएस में किसी भी तरह की हलचल होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा। एडवर्ड हिल्टन यंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम इंडिया में इकोनॉमी दो चीजों पर डिपेंड करती थी। अलग अलग बैंक्स होने से पॉलिसी और सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी संस्था की जिसने भारत की इकोनॉमी को बदल दिया, जो हमारी इकोनॉमी के ग्राफ को रॉकेट की तरह ऊपर लेकर गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। आज हम जानेंगे कि आरबीआई के बनने से पहले भारत में पैसे का लेन देन यानी बैंकिंग सिस्टम कैसा था, कैसे ब्रिटिश रूल और उनके बैंकिंग रेजाइम ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को शेप किया, आरबीआई का जन्म कब और क्यों हुआ। साथ ही जानेंगे आरबीआई का 1935 से 1949 का सफर और 1949 में नेशनलाइजेशन के बाद आज के नए भारत का आरबीआई। वीडियो शुरू होने से पहले आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बात करते हैं पुराने टाइम की, जब कॉइनेज और मल्टीपल करेंसीज का दौर था। 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से तक भी भारत में स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी का मॉडल नहीं था जैसा आज है। लोकल स्टेट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश अथॉरिटीज अलग अलग कॉइन्स और नोट्स चलाते थे। ट्रेड में मल्टीपल कॉइनेज स्टैंडर्ड्स और एक्सचेंज रेट्स कॉमन थे। यहाँ तक कि सिल्वर और गोल्ड स्टैंडर्ड्स का ग्लोबल इंपैक्ट भी इंडिया पर सीधा सीधा पड़ता था। 1870 से 1890s में सिल्वर की प्राइस वोलेटिलिटी ने इंडियन मनी मार्केट को डायरेक्ट अफेक्ट किया। 18th to 19th सेंचुरी में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये बैंक समुद्री राज्य वाले इलाकों में बनाए गए क्योंकि उस टाइम ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेन देन समुद्री जहाज द्वारा ही किया जाता था। जिन एरियाज में प्रेसिडेंसी बैंक्स थे उनकी डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होने लगी और फिर 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया जाता है, जो कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर बनाया गया। इंपीरियल बैंक को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रेसिडेंसी बैंक्स अलग अलग रीजन्स में काम करती थी, लेकिन समय के साथ उस टाइम की गवर्नमेंट को एक सेंट्रलाइज्ड, स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज कर सके। अलग अलग बैंक्स होने से पॉलिसी और सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं था। एक नेशनल लेवल बैंक बनाने की प्लान था ताकि पूरे देश में सेम रूल्स और फैसिलिटीज हों। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि देश का फाइनेंशियल सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बना रहे। ब्रिटिश राज को ट्रेड, रेवेन्यू कलेक्शन और गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस स्मूथली चलाने के लिए एक पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए था। रिजर्व बैंक के आने से पहले सेंट्रल बैंक जैसा रोल इंपीरियल बैंक ने निभाया, जैसे करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट के फंड्स मैनेज करना, क्लियरिंग हाउस सिस्टम। इसी के साथ इन तीनों बैंक्स को मर्ज करने से कॉस्ट कम हुई और एफिशिएंसी बढ़ी। और ब्रिटिश का उस टाइम एक बड़ा बैंक बनाने का मोटिव ये भी था कि वो इंडिया की इकोनॉमी पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सके। बात करते हैं हिल्टन यंग कमीशन की, जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। 1919 में एडवर्ड हिल्टन यंग को इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और अभी तक इंपीरियल बैंक बना भी नहीं था। इस कमीशन को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश इंडिया के करेंसी और बैंकिंग सिस्टम को स्टडी करना और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल और मॉडर्न बनाना। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन एक रिपोर्ट सबमिट करता है। जिस रिपोर्ट में क्या लिखा था ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय तक इंडिया में कोई सेंट्रल बैंक नहीं था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर्स के साथ काम करता था। रिपोर्ट में यह था कि इंडिया को एक सेंट्रल बैंक चाहिए जो करेंसी और बैंकिंग को कंट्रोल करे, और एडवर्ड हिल्टन यंग उस टाइम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट में बोलते हैं। एडवर्ड हिल्टन यंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक इसलिए चाहिए था क्योंकि उस टाइम इंडिया में इकोनॉमी दो चीज़ों पर डिपेंड करती थी। एक, जो बैंक इंडियन लोगों की सेविंग्स को ब्रिटिश यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, और दूसरा, जो इंडियन लोग उस टाइम ट्रेड करते थे वो भी यूएस कंपनीज में करते थे।
अब अगर यूएस में किसी भी तरह की हलचल होती है, यानी किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा। पर उस टाइम गवर्नमेंट ने एडवर्ड हिल्टन यंग के सजेशन पर ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट का मानना था कि इंपीरियल बैंक के काम बड़ी स्मूथली और ठीक तो चल रहे हैं, फिर आरबीआई की क्या जरूरत। फिर आता है 1929। इस साल दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्रैश हुआ, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका का वॉल स्ट्रीट मार्केट क्रैश हो गया, जिसे ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। शेयर्स का दाम अचानक बहुत गिर गया, जिससे लोग पैसे नहीं निकाल पाए, बैंक्स को लॉस हो गया, जिस कारण बैंक बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, दुनिया भर की इकोनॉमी गिर गई। ये क्राइसिस 1929 से लगभग 1939 तक चली। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट सच हो गई। इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, इसलिए बहुत बुरा इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ा। इंडिया में सीधा इफेक्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पड़ा। एग्रीकल्चरल सेक्टर में असर कुछ ऐसा पड़ा कि ब्रिटेन और दूसरी कंट्री से डिमांड आनी कम हो गई। कॉटन, जूट, वीट, टी जैसे क्रॉप्स के दाम बहुत ज़्यादा गिर गए। किसानों की इनकम बहुत कम हो गई, किसान कर्ज में डूब गए। लैंड रिवेन्यू यानी टैक्स कम नहीं हुआ और इसी कारण लोगों को मजबूरन अपनी ज़मीन बेचनी पड़ गई। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कम हो गया, सामानों के दाम गिर गए, बिजनेसमैन की पेमेंट्स अटक गई। तो अब जाके गवर्नमेंट को समझ आया कि उन्हें एक सेंट्रल बैंक चाहिए जो करेंसी और बैंकिंग को कंट्रोल कर सके। और इतना सब कुछ होने के बाद साल 1934 में आरबीआई एक्ट को लाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन लेजिस्लेचर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये एक्ट लीगल फ्रेमवर्क था जिसके थ्रू आरबीआई का फॉर्मेशन पॉसिबल हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 ने बैंक के फंक्शंस, गवर्नेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट्स को डिफाइन किया। इसी के साथ 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑपरेशंस शुरू किए और इसी को आरबीआई का ऑफिशियल बर्थ माना जाता है। आरबीआई का इनिशियल ऑफिस कलकत्ता में था, जबकि सेंट्रल ऑफिस बाद में बॉम्बे में शिफ्ट हुआ। 1937 के आसपास हेडक्वार्टर्स मुंबई सेट हुआ और आरबीआई के पहले गवर्नर बने सर ऑब्जॉन स्मिथ और उनका टेन्योर 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। उनके लीडरशिप में बैंक ने इनिशियल फ्रेमवर्क सेट किए, जैसे नोट इशू कंट्रोल्स, बैंक रेगुलेशन शेड्यूल करना, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जैसे इंपॉर्टेंट काम फ्रेम किए। फिर आता है 1947, भारत की आज़ादी का टाइम। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम आरबीआई का रोल कॉम्प्लेक्स हो गया। एसेट्स, रिजर्व्स, करेंसी, ऑफिसेज का डिवीजन एक मैसी प्रोसेस था। आरबीआई ने पार्टीशन के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैंडल करने में सेंट्रल रोल प्ले किया। डोमेस्टिक करेंसी स्टेबिलिटी और पेमेंट्स को मेंटेन करना क्रिटिकल था। इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का व्यू था कि सेंट्रल बैंक को फुली पब्लिक ओनरशिप में होना चाहिए, ताकि नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को बैंक के इंस्ट्रूमेंट से अलाइन किया जा सके। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 पास हुआ और आरबीआई ऑफिशियली 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हो गया। इस डेट से आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप में आ गया। तो हम बात करेंगे कि आरबीआई ने प्रैक्टिकल लेवल पर इंडिया को कैसे बदला, क्या क्या मेजर स्टेप लिए, जिसमें से पहला स्टेप था इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई नेशनलाइज्ड होने से आरबीआई को सोल अथॉरिटी मिली नोट्स इशू करने की। करेंसी का डिजाइन, सिक्योरिटी फीचर्स और सर्कुलेशन कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड हुआ। इससे काउंटरफिटिंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और पब्लिक कॉन्फिडेंस बेटर हुआ। दूसरा स्टेप था बैंकर टू गवर्नमेंट एंड डेट मैनेजर। गवर्नमेंट के अकाउंट्स आरबीआई ने मैनेज करने शुरू किए, पब्लिक डेट को भी मैनेज किया। थर्ड स्टेप था कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट एंड बैंकिंग सुपरविजन। सिस्टमैटिक बैंक फेलियर से इकोनॉमी को बचाने के लिए आरबीआई ने डिस्काउंट विंडो, रीफाइनेंसिंग एंड लिक्विडिटी सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया। बैंकिंग रेगुलेशन और सुपरविजन भी टाइट हुए। फोर्थ स्टेप है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में आरबीआई ने कुछ टूल्स बनाए, जैसे सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और भी काफ़ी तरह की पॉलिसी आरबीआई लेकर आया, जैसे बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो। पांचवा स्टेप था एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैनेजमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर रेगुलेशन, स्पेशली वर्ल्ड वॉर II के टाइम
और उसके बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सटर्नल पेमेंट्स को स्टेबलाइज करने में आरबीआई का रोल बहुत ही क्रूशियल था। आज भी आरबीआई वही लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे इस सफ़र को एक नई ताकत देता है। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम हर वीडियो को और बेहतर बना पाते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।